सॉरी। थोड़ा आवाज मेरा डाउन है। ओके, आपने देखा था यूरो कोऑर्डिनेट्स में, और हम लोग सिफेलो कोऑर्डिनेट्स भी पढ़े थे। उसमें क्या देखे थे? सिफेलो कोऑर्डिनेट एंड यूरो कोऑर्डिनेट में सिफेलो कोऑर्डिनेट तो आपका एम्फियोक्सिस हो गया। बॉडी इज laterally compressed, एंड यूरो कोऑर्डिनेट जो देखे थे हम लोग दोनों हर्डमेनिया एंड पायरोसोमा में, क्या कंडीशन, क्या था बॉडी, कैसा बॉडी था मैच्योर एडल्ट फॉर्म का? द बॉडी वाज सेसाइल, like this you have found the body was sessile and in colony, and this sessile body was attaching itself to the substratum, and via filter feeding it is taking its nutrition. Okay, so this was the adult form, but the larval form of these animals were free swimming, laterally compressed. Okay, so these were larvae of यूरोकोर्डेट्स, और उसके पहले हेमिकोर्डेट बेलेनोग्लोसस का भी. And even you can find this type of mechanism in invertebrates. The adult is okay looking very different from the larval stage, but here in the chordata evolution the larval stage has become a free swimming form, and it is more adapted for the marine environment. Okay, so in the course of evolution this larval form, the morphology and anatomy of the larval form got selected, and this larval form evolved to give rise to the adult forms of higher chordates. Now adult mature form of the higher chordate is looking like the larva of these protochordates or hemichordates. Okay, so you can say that morphologically and anatomically now the adult is looking like the larva of the primitive chordates. So basically what is this type of, what you can say call this type of evolution? So larval form has selected, and that larval form has retained its feature, okay, in the mature adult forms evolutionarily. तो मैच्योर एडल्ट फॉर्म जो है बाद के एनिमल, वो जो है लार्वा के जैसे दिखते हैं पहले वाले कोर्डेट्स की तरह. तो बाद वाले में क्या है? so, सारे वर्टिब्रेट्स including us, we have evolved from the larva. Okay, and why the amphioxus was important? Because between urochordates and vertebrata this cephalochordates is there, and this is that animal which is showing in its adult mature form. The adult mature form is looking like the larva of primitive chordates. So that's why the amphioxus is important. फर्स्ट टाइम जो है यह लार्वा के जैसा दिखने लगा है. ठीक है, अब एम्फियोक्सिस के आगे फिर वर्टिब्रेट्स आएंगे, अदर टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स, वो सब का हम देखेंगे, सब लार्वा के जैसा दिख रहा है. ओके, और यही मैच्योर एडल्ट फॉर्म के रूप में विकसित हो गया.
तो बेसिकली अब इस लार्वा का भी एक लार्वल स्टेज होगा. सो द इसका हो गया बेसिकली इवोल्यूशनरी, यू कैन से लार्वा विद इन लार्वा. सो वी आर ऑल्सो लार्वा विद इन लार्वा. ओके, विद इन प्लेसेंटा. एंड दिस एनिमल इज लार्वा, लुक लाइक लार्वा, एंड इसका भी लार्वल स्टेज अपना है. ठीक, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे हो रहा है. ओके, इवोल्यूशन. अब देखिए, जो हैग फिश है, हैग फिश इज द कॉमन नेम फॉर सेवरल टाइप्स ऑफ स्पीसीज. और ये स्पीसीज जो है एनाटॉमिकली डिफरेंट है थोड़े थोड़े. ठीक है, तो कौन कौन से स्पीसीज या जेनरा दे आर कॉल्ड एज हैग फिशेस. सबसे पहला है, मैं लिखते जाऊं टाइप करके, नहीं तो ये फिर मिट जाएगा, तो नहीं रह पाएगा नोट्स में. Several genera of cyclostomes like Myxine, उसको पॉइंट वाइज कर लेते हैं. पॉइंट several genera Myxine. मिक्सिन क्या था? मिक्सिन भी जेनरा है, तो मिक्सिन लिखना ठीक नहीं होगा. मिक्सिन इज इटसेल्फ ए जेनरा. ठीक, तो हम लिखेंगे सेवरल जेनरा ऑफ मिक्सिनिडी. मिक्सिनिडी, सेवरल जेनरा ऑफ मिक्सिनिडी, जैसे कि हो गया आपका नोटोमिक्सिनी, नियोमिक्सिनी एंड इक्टेट्रस. और मिक्सिनी खुद भी, मिक्सिन खुद भी, सेवरल जेनरा ऑफ मिक्सिनिडी, जिसमें मिक्सिन खुद है, नोटोमिक्सिन, उसके बाद नियोमिक्सिन, एंड इप्टेट्रेटस. इप्टेट्रेटस ठीक कर लीजिए आप. इटैलिक्स, first letter should be capital. These are commonly called as hagfises. Hagfises. And these hagfises, show a wide range of variation in structural construction. Range
of variation in structural construction. ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, हम लोग मेजर मेजर डिफरेंस पढ़ेंगे, देख लेंगे कि क्या क्या थोड़ा थोड़ा अंतर है इस सब में। और ओवरऑल एनाटोमी जिस पर हम फोकस करेंगे वो हम मिक्सिन पर फोकस करेंगे, मिक्सिन। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. अब ये इनका हैबिट क्या है, हैबिट एंड हैबिटेट आप मिक्सिंग का देख चुके हैं। फिर भी these animals are exclusively marine, आपको पता है, डिस्कस कर चुके हैं। ये फ्रेश वाटर नहीं है, ये मरीन है। फ्रेश वाटर पेट्रोमाइजोंटिडा था और मरीन दोनों थे वो। ओके, सो दीज आर मरीन एंड एक्सक्लूसिवली मरीन लिख रहा, एक्सक्लूसिवली मरीन, सिर्फ समुद्र के पानी में। एंड they spend most of the time in their burrows. Okay, and they have excavated that burrow in sand or mud. Okay, so marine spend most of the time in burrows excavated in sand or mud, and they usually eat polychaete worms and dead fishes. सबको पॉइंट में लिख लो। Okay. How they do, how they pray. The time म्यूट नहीं कर सकते हो, इंतजार करते हैं जब तक ये अनम्यूट रखते हैं। नंदनी को मोबाइल करके, माइक म्यूट कर लो नंदनी। नहीं ये सुन भी नहीं रही है मेरा लेक्चर, मोबाइल खोल करके कुछ दूसरा काम कर रही है।
नेक्स्ट टाइम से मैं बाहर कर दूंगा। नहीं क्लास में आना है तो कोई जरूरत थोड़े अटेंडेंस बनाए, कोई फर्क थोड़े पड़ जाएगा अटेंडेंस से आपको। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अटेंडेंस से, बस अटेंडेंस मेरे रेफरेंस के लिए है कि कौन स्टूडेंट कितना क्लास में है। डायरेक्ट यूट्यूब पर देख लो, लेकिन क्लास को खचर पचर करके डिस्टर्ब क्यों करते हो? मैं हर क्लास में डेटा रखता हूँ अपने पास, कौन स्टूडेंट कितना प्रेजेंट रहता है। मैं भी जब स्टूडेंट था तो मेरे टीचर ने मुझे दिखाया 8th क्लास में मेरा कितना अटेंडेंस था और यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स लाए थे। उस अटेंडेंस रजिस्टर का मुझे भेजा स्क्रीनशॉट। मैं काफी खुश हुआ, उतना दिन के बाद देखा मैं। तो ये मैं भी अपने सारे स्टूडेंट्स का, तुम 15 साल के 20 साल के बाद भी आओगे सर, मैं आपका उस समय क्लास करता था, तो आई विल बी हैविंग योर डेटा कि आप कितने रेगुलर थे। तो जो खचर पचर करने वाले हैं वो क्लास में मत आओ। बर्तन धो रही है और मोबाइल बगल में चालू किए हुए। दे अटैक, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है। अब मैं क्या है कि अगर बीच बीच में दूसरे, मैं क्या करूं, 2 पन्ना का नोट दे दूं, ये थोड़ा सा एक पैराग्राफ नर्वस सिस्टम, एक पैराग्राफ सर, वैसा करूं क्या? बताओ आप लोग। कुछ समझ में नहीं आएगा। और बुक भी ऐसा है, सारे ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है, उसमें भी कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत ज्यादा टाइम देता हूँ उसको अच्छा फिगर निकालने के लिए, उसके बीच में माइन्यूट पॉइंट्स जो है उसमें क्या डिफरेंस है इसको फिगर आउट करने के लिए। बट यू क्या बोलो, ठीक है चलो। दे अटैक the dying or just dead pieces, and they suck out the whole content except the bones and skin. ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लाइन का मतलब समझ गए, इंग्लिश आता है ये समझ में। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सकिंग एपरेटस, जिससे ये सक करता है, रास्पिंग करता है, दैट सकिंग एपरेटस इज हाईली डेवलप्ड। बाद में स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको सकिंग एपरेटस का। एंड दीज एनिमल्स आर नॉकटर्नल। ओके, क्लियर है? कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। No, sir. No, sir. अब आप देखिए ये, तो हम क्या बताए, सेवरल जेनरा ऑफ मिक्सिनिडी फैमिली, जैसे मिक्सिन, नोटोमिक्सिन, नियोमिक्सिन, इप्टेट्रेटस, ये सब जो है कहलाते हैं हैगफिश। आप फोटो में देख सकते हैं, फिगर दिख रहा है आपको? Yes, sir. दिस इज इप्टेट्रेटस। ओके, इप्टेट्रेटस जो है, इप्टेट्रेटस जीनस है, मेनेजेसी, ये न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज है। एंड यू नो द हैबिटेट ऑफ दीज एनिमल्स इज टेम्परेट zones of the world, temperate waters. But this has been found in
आपका साउथ अटलांटिक, साउथ वेस्ट अटलांटिक कोस्ट, साउथ वेस्ट अटलांटिक ओशियन है, उसमें साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में टेम्परेट रीजन में, एंड वेस्ट साइड यानी लैटिन अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर, यानी ब्राजील एंड अर्जेंटीना के पास ये मिलते हैं। न्यू स्पीसीज है इप्टेट्रेटस माइनर, ये भी जो है आपका, इसको गल्फ मिक्सिनी भी बोलते हैं, और गल्फ गल्फ हैगफिश बोलते हैं, बिकॉज इट इज फाउंड इन गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको भी किधर है आपका, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन, सदर्न नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। नॉर्दर्न नहीं कहा जाएगा, नॉर्थ ईस्ट नहीं कहा जाएगा, ईस्ट कह सकते हो, क्योंकि नॉर्थ फिर ऊपर में और है कनाडा का कोस्ट। तो टेम्परेट जोन में नहीं है, ये सब ट्रॉपिकल जोन में मिलता है। दिस स्पीसीज इप्टेट्रेटस माइनस, ये भी इप्टेट्रेटस जीनस का है, इप्टेट्रेटस, एंड दिस इज मिक्सिनी ग्लूटिनोजा। ओके, मिक्सिन एक डिफरेंस है इसमें और इसमें, इप्टेट्रेटस जीनस और मिक्सिन जीनस में। अभी मैं बता देता हूं, बाद में इसको और डिस्कस करेंगे। कैन यू ऑब्जर्व the number of paired gill slits here? Can you see this in this picture? Yes, sir. So there are many openings of the gill pouches present at the outer body wall. There are many openings of this gill pouch. You will found in Iptratus also, Iptratus genus. Many gill pouches opening, and these white ones are what? These are the mucus gland which are secreting slime. Okay, पूरा बॉडी में एंटीरियर टू पोस्टीरियर, these are the mucus gland, छोटा छोटा वाला पिट। ओके, throughout the length of its body anteriorly posteriorly, और उसी लाइन में थोड़ा सा ऊपर ओपनिंग है। तो जितने गिल पाउच प्रेजेंट हैं इप्टेट्रेटस जीनस में, उतने ओपनिंग्स हैं बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल में। बट इन द केस ऑफ मिक्सिन, जितना गिल पाउच है उतना ओपनिंग नहीं है, एक सिंगल ओपनिंग है। सारे ओपनिंग जो है इंटरनली एनाटॉमिकली ही ज्वाइंट हो जाते हैं, फिर एक कॉमन ओपनिंग इज देयर इन द वॉल। तो ये दोनों स्पीसी जीनस में ये डिफरेंस है, मिक्सिन में एंड इप्टेट्रेटस में। तो मिक्सिन पाया जाता है, ये वन ऑफ द स्पीसीज ग्लूटिनोजा, नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक कोस्ट, यानी यूरोप के साइड में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गया आपका, इधर इंग्लैंड, फ्रांस, ओके, बेल्जियम, नीदरलैंड, एंड स्कैंडिनेवियन रीजन ऑल्सो, मिक्सिन ग्लूटिनोजा। एंड दिस इज ऑल्सो मिक्सिन, नोटोमिक्सिन, बताया ही आपको, नोटोमिक्सिन और नियोमिक्सिन, ये दोनों भी मिक्सिन कहलाता है। और मिक्सिन को भी हैगफिश बोलते हैं, एंड हैगफिश इप्टेट्रेटस को भी बोलते हैं। सो नोटोमिक्सिन, ट्राइडेंट टिगर, ये है आपका पैसिफिक ओशियन में भी, अटलांटिक ओशियन में। तो पैसिफिक अटलांटिक ओशियन में हो गया आपका क्या, साउथ वेस्टर्न कोस्ट, जैसे अर्जेंटीना का कोस्ट, और चिली हो गया आपका पैसिफिक ओशियन का। पैसिफिक ओशियन का क्या है ये, ईस्टर्न कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, चिली। नियोमिक्सिन बिनिपिलिकेटा, दिस इज फाउंड इन न्यूजीलैंड। okay, so you can see the difference between the hagfish and lampreys. Can you observe the difference? लैम्प्रे भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे बाद में, इसीलिए लैम्प्रे को भी साइक्लोस्टोम बोला गया। देखो मुंह, माउथ जो है सर्कुलर है, इसका भी Circular माउथ mouth. सर्कुलर है। ठीक, दिस इज लैम्प्रे ऊपर वाला, एंड नीचे वाला इज लैम्प, सॉरी ऊपर वाला इज Hagfish. नीचे लैम्प्रे। Lamprey. तो देखिए हैग फिश का बॉडी किस तरह से है, एक मोटा मोटी आइडिया आपको लग जाएगा। यहाँ पर गिल स्लिट्स हैं 12 पेयर्स, तो आप कह सकते हो कौन सा जीनस है ये फिर, इप्टेट्रेटस, मिक्सिन नहीं है ये।
ओके, मिक्सिन रहता तो एक गिल तो स्लिट। गिल्स पेयर काउंटेबल है या फिर कितना भी हो सकता है? नहीं, काउंटेबल है, इट इज फिक्स्ड इन नंबर एंड स्पीसीज स्पेसिफिक। ओके, एंड it is depending upon the developmental stage of that animal also. At the early stage of the development, there is less number of gill slits. At the later stages, more gill slits appear. Okay, but the maximum number is fixed. So this is the maximum number. Actually, 12 to 15 pairs exist in different species. Okay, मिक्सिनी में हम बताएंगे 6 से 7 पेयर होता है। ओके, मिक्सिन जीनस में। ओके, ये फिगर आपको हो गया क्लियर? सिर्फ 2-3 पॉइंट आप देख यस लीजिए। सर। नीचे में म्यूकस ग्लैंड्स हैं। ओके, और यहाँ इसके पास भी आई है, आपको याद हो अगर कल पढ़ाए थे, वेस्टिजियल आई है इस Yes, क्लास, sir. इस क्लास का करेक्टर वेस्टिजियल आई इज प्रेजेंट एंड यू कैन ऑब्जर्व द फिन। सी, दिस इज द फिन। फिन इज जस्ट elongation or the ridge of its mid dorsal body, mid dorsal line of its body, and it is continuous with its caudal fin. See, and then it becomes ventral fin, and where the fin is ending, that at that end point anus is there, and mouth is guarded by tentacle like structures. I'll show you this in detail later. So this is a simple body plan of hagfish. अब क्लियर हुआ आपको? देख लिया आपने? आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Now we will see external structures. As you already know, these animals are slender,